हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कई एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं इनकी जीवनी के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई। इनके जन्म का स्थान सिमरिया गांव, जिला मुंगेर, बिहार में है और इनके पिताजी का नाम रवि सिंह है और इनकी जो भाषा थी वो मुख्यतः खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करते थे। अब विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ हो सके। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। पटना कॉलेज से इन्होंने सन 1933 में बीए किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके बाद सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। द्वितीय महायुद्ध में राजकीय प्रचार विभाग में आ गए। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। रामधारी सिंह दिनकर ने राजकीय सेवा काल में भी स्वदेश अनुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण और क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखीं। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और ये दिल्ली आकर रहने लगे। दिनकर की काव्य साधना निरंतर जारी रही। सन 1961 ईस्वी में इनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ। इनका पहला काव्य सन 1961 ईस्वी में उर्वशी प्रकाशित हुआ और सन 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया गया। इसके बाद से अवकाश ग्रहण करने के अनंतर ये पटना में रहने लगे। इनके जवान बेटे की मृत्यु ने इस ओजस्वी व्यक्ति को सहसा खंडित कर दिया और तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए दिनकर जी सन 1974 ईस्वी में मद्रास में परलोक सिधार गए। फ्रेंड्स, इनका जन्म और इनकी मृत्यु की तिथि बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसबंती, चक्रवाल, धूप छाँव, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी, नील कुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हरिनाम ये कविता पुस्तकें हैं और संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल तथा उजली आग आदि गद्य पुस्तकें प्रमुख हैं। जितनी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में ये बार बार पूछी जाती हैं। इनका गद्य भी उच्च कोटि का तथा प्रांजल है। राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि इन्हें रेणुका से ही प्राप्त हो गई थी। उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। दिनकर जी प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। तभी तो इन्होंने छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना न करके रेणुका का आलोक छिटकाया। फिर रसबंदी के प्रणय गायक के रूप में इनका कुसुम कोमल व्यक्तित्व प्रकट हुआ, लेकिन देश की विषम परिस्थितियों की पुकार ने कवि को भावुकता, कल्पना और स्वप्न के रंगीन लोक से खींचकर ऊबड़ खाबड़ धरती पर
लाकर खड़ा कर दिया तथा शोषण की चक्की में पिसते हुए जनसाधारण और उनके भूखे बच्चों का प्रबल समर्थक बना दिया। फिर देश के मुक्तिराग और ओजस्वी गायक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर उठा। दिनकर जी के विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियाँ दिखाई दी, उन्हें मिटाने के लिए इन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी जैसे कथा काव्यों की रचना की। पहली रचना कुरुक्षेत्र तो वस्तुतः कथा काव्य ही नहीं वरन विचार काव्य है, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं का द्वंद्व प्रदर्शित किया गया है। रश्मि रथी में सूतपुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण का आख्यान है। जागृत पुरुषार्थ के कवि दिनकर शांति प्रियता और अहिंसा की आड़ में फैलने वाली निर्भीरता और अकर्मण्यता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक मानते हैं। इनके व्यक्तित्व का यही प्रखर स्वरूप चीनी आक्रमण के समय प्रज्वलित हो उठा था और उन्होंने देशवासियों को ललकारते हुए परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक रचना उपस्थित की थी। दिनकर जी की काव्य प्रतिभा का चरम उत्कर्ष उनके नाटकीय कथा काव्य उर्वशी में दृष्टिगत होता है। इनका इस रचना का कथा प्रसंग तो कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम से लिया गया है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण आधुनिक बोध से अनुप्राणित है। पुरूरवा का स्नेह निवेदन मुक्त छंद के संविधान में आज उन्मुक्त चेतना को बड़े सशक्त रूप में उपस्थित करता है। उर्वशी ने जो उत्तर दिया वह यद्यपि भावना की भाषा में है, तथापि उसमें आज की जागरूक बुद्धि की नारी का स्वर मुखर है। दिनकर ने अपनी रचनाओं में अपनी विद्रोहशील मनोवृत्ति और सौंदर्य चेतना को बाड़ी देने के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रवृत्तियों को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनके नीम के पत्ते संकलन में आज के राजनेताओं पर बड़े तीखे व्यंग्य हैं। एक रचना है इनकी नीम के पत्ते, उसके संकलन में आज के नेताओं पर बड़े तीखे व्यंग्य हैं। आत्मा की आँखें, ये भी रचना है इनकी बड़ी फेमस, आत्मा की आँखें। इसमें अंग्रेजी की कुछ नई प्रयोगशील कविताओं के अनुवाद हैं। इस प्रयास के अनंतर दिनकर जी ने स्वयं भी इस दिशा में कुछ प्रयोग किए। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की समस्याओं तथा आपदाओं के कारण एवं दुर्दैव के कठोरतम आघात युवा पुत्र की मृत्यु के कारण इनका ओजस्वी, वर्चस्वी और मनस्वी व्यक्तित्व छोटी छोटी अतुकांत कविताओं में टूट टूट कर पिघल पिघल कर बह निकला। इनके युवा पुत्र की मृत्यु ने इन्हें बहुत अंदर तक झकझोर दिया था, जिसके बाद ये बहुत ही गंभीर कविताएं लिखने लगे। इनका अंतिम काव्य संकलन हारे को हरिनाम, अंतिम काव्य संकलन का नाम है हारे को हरिनाम। ऐसे ही करुण, निराश, दीन, आतुर आत्मा की विनय पत्रिका है। इनके काव्य में सभी रसों का समावेश है, पर वीर रस की प्रधानता है। दिनकर जी ने जो मुख्यतः रचनाएं लिखी हैं, उनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता होती है। चित्रण भावपूर्ण तथा कविता का एक एक शब्द आकर्षण होता है। इनकी रचनाएं खड़ी बोली में हैं। दिनकर जी की जो मुख्य भाषा है वो खड़ी बोली है। इनकी जो रचनाएं हैं वे अधिकांशतः खड़ी बोली में हैं। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इन्होंने अधिकतर आधुनिक छंदों का प्रयोग किया है। इनकी शैली ओजपूर्ण प्रबंध शैली है। प्रश्न आता है बार बार कि दिनकर जी की मुख्यतः शैली कौन सी है, तो इनकी जो शैली है वो ओजपूर्ण प्रबंध शैली है, जिसके माध्यम से इन्होंने पूंजीवाद के प्रति विरोध तथा राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी है। मुझे विश्वास है ये जीवनी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, और यदि ये जीवनी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को जितने भी नए फ्रेंड्स आए हैं चैनल पर वे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।